हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 12 है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केसी और केपी को मैं लिखना आपको सिखाऊंगा किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। केसी कैसे लिखते हैं, केपी के कैसे लिखते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिकी टाइप का मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिससे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सके। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है, लेक्चर नंबर 12 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्लास थोड़ा बड़ा होगा तो इस वजह से आप थोड़ा सा स्पीड भी ज्यादा रहेगा क्लास का। आपको लिखने का समय नहीं दिया जाएगा, जैसे लाइव क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखने का प्रॉपर टाइम आपको मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहेगा। आप रफ पर लिख लिख करके हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप जो है तुरंत बताइए कमेंट करके। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का 12th लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसका भी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 11 तक है। अगर आपके पास वीडियो नहीं है या आपके पास लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 11 तक का आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए 9792830180 पर। जब आप एसएमएस करोगे तो आपको ऐसे कलर्ड हैंड रिटन नोट्स और इसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये ट्रिक जो मैंने 11th क्लास में बताया था, 11th क्लास मतलब 11th लेक्चर में जो मैंने बताया था उसी को मैं बताता हूँ ट्रिक थोड़ा सा, जिस पर न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व होगा। तो ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे मान लिया कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा जिसमें कुछ डेटा प्रोवाइड किया रहता है। जैसे मान लिया कोई न्यूमेरिकल है और इसमें जो डेटा दिया गया है, डेटा मान लेते हैं दिया गया है, इस न्यूमेरिकल का नोट करके पहला कंडीशन क्या हो सकता है, ये न्यूमेरिकल में दिया जाएगा। पहला कंडीशन मान लेते हैं दो रिएक्टेंट ए और बी है, आपस में रिएक्ट करके सी और डी, और ये दोनों आपस में रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इनिशियल मोल अगर देखा जाए तो मैं मान लेता हूं अपने तरफ से 1 मोल। इनिशियल मोल की बात किया जाए तो 1 मोल, और बी का भी 1 मोल, ए का 1 मोल, बी का 1 मोल। और जब इनिशियल टाइम पर है, मतलब टाइम इक्वल टू 0 जब रहा होगा, तो जैसे रिएक्टेंट आपस में मिलाएंगे तो टाइम 0 है, तो टाइम 0 जब रहेगा तो सी और डी का कोई भी अमाउंट नहीं बन पाता है। लेकिन अब इसी ए और बी का मोल एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो एट इक्विलिब्रियम पर अगर बात करेंगे, इसका मतलब ए एंड बी से कुछ अमाउंट डिसोसिएट होकर के, ब्रेक होकर के प्रोडक्ट साइड में आया है। इसका मतलब ए माइनस एक्स बचेगा, मतलब एक्स आया तो 1 - एक्स बचा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 - एक्स बचेगा। तो मतलब 1 - एक्स दोनों ए और बी यहाँ बचेंगे, और यहाँ सी भी एक्स बन गया और डी एक्स यहाँ बन गया। पहला कंडीशन तो ये सिंपल सा कंडीशन था। मान लेते हैं इनिशियल मोल अगर दिया जाए 1 मोल अगर क्वेश्चन में है, तो आप यहाँ मोल एट इक्विलिब्रियम ए और बी और सी और डी आप आसानी से बता सकते हो। मैंने बोला था इस रिएक्शन के लिए आपको केसी कैसे लिखना है। तो केसी इक्वल टू मैंने आपको बताया था एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर, और डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एक्टिव मास, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। ए और बी क्या रिएक्टेंट है, सी और डी क्या प्रोडक्ट है। तो वैसे केसी हम लोग लिखते हैं। अब ये एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन, एक्टिव मास मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोल पर लीटर, यही है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो आप यहाँ मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, आप सी पता चल जाए, डी पता चल जाए, ए पता चल जाए, बी पता चल जाए, तो आप केसी आसानी से निकाल सकते हो। और अगर इसी ऊपर वाले इक्वेशन के लिए हमें केपी लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। आप ऐसे केपी के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो। अब सेकंड कंडीशन मैं आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम में दिया जाता रहता है। सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन एग्जाम में बन करके आते हैं। कंडीशन जो है एग्जाम में आता है लिख करके। तो चलिए सेकंड कंडीशन क्या कर रहा, ध्यान से समझिए। सेकंड कंडीशन क्या कर रहा बच्चों, मान लेते हैं 2A एंड 3B दो रिएक्टेंट है, आपस में कंबाइंड करके 2C एंड 4D बना रहा है। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड करके
2C प्लस 4D बना रहा है। मान लेते हैं जब इनिशियल स्टेट में था तो ए का मोल 1 मान लेते हैं और बी का मोल भी 1 मान लेते हैं। अब यहाँ सी और डी का मोल जो है इनिशियल स्टेट में कुछ नहीं बन पाएगा, लेकिन मोल एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो यहाँ से 1 माइनस 2x, क्योंकि 2 आगे है तो 1 माइनस 2x एंड बी कितना बचेगा 1 माइनस 3x बचेगा। और इसका देखिए कितना मोल आगे लिखा है, सी के आगे 2 है ना तो यहाँ 2x बनेगा और यहाँ 4 के आगे, यहाँ डी के आगे 4 है तो यहाँ 4x बनेगा। तो ये मोल एट इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब इक्विलिब्रियम पर अगर तुमसे कहा जाए सी का कितना मोल बनेगा तो इक्विलिब्रियम पर सी का मोल बच्चा बनेगा कितना 2x बनेगा। अगर तुमसे कहा जाए इक्विलिब्रियम पर 4D का कितना मोल बनेगा इस इक्वेशन में तो 4D का 4x मोल बनेगा एट इक्विलिब्रियम। तुमसे कहा जाए इक्विलिब्रियम पर B का कितना मोल रहेगा तो 1 माइनस 3x रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। अभी जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये 4 कंडीशन मैं तुम्हें बता देता हूँ, ट्रिकी टाइप का है, उसके बाद अभी आगे न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए थर्ड कंडीशन देखिए ध्यान से। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो यहाँ मान लेते हैं 2A एंड 3B आपस में रिएक्ट करके 2C और 4D बना रहा है। अच्छा मान लेते हैं A और B दोनों का इनिशियल मोल 1-1 ले लिया, कोई बात नहीं 1-1 ले लिया, मान लेते हैं अपने तरफ से। अब जब इसका 1-1 लेंगे तो यहाँ मान लेते हैं कि 2C कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हो कि डी का इनिशियल टाइम पर 1 मोल अमाउंट रहता है। मतलब ये क्वेश्चन में दे दिया जाए कि डी का इनिशियल टाइम पर मतलब स्टार्टिंग से में ही 1 मोल अगर पहले से ही रहता है, या इनिशियल टाइम पर सी का मोल मान लेते हैं 1 मोल 2 मोल 1.5 मोल, कुछ भी अगर अमाउंट दे दे तो उसको हमें लिख देना चाहिए इधर। उसके बाद मोल एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो 1 माइनस 2x है, यहाँ देखो 2 है तो 1 माइनस 2x कर देंगे और यहाँ 1 माइनस 3x कर देंगे। अब यहाँ देखो मोल एट इक्विलिब्रियम तो 2x बनेगा और ये 1 तो पहले से ही था ना, और कुछ अमाउंट डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट साइड में आया तो 4 मोल है तो 4x आया, तो इसका मतलब 4x आया इधर और 1 पहले से था तो 1 प्लस 4x हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग वाला मोल इस आफ्टर टाइम टी मोल एट इक्विलिब्रियम में ऐड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा कंडीशन नंबर 4 क्या कह रहा है। कंडीशन नंबर 4 आप ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 2A प्लस 3B कन्वर्टेड इनटू C/2 प्लस 4D। अब यहाँ देखो कंडीशन, ये जो सारा कंडीशन मैं लिखा हूँ इनिशियल मोल के टर्म में, ये सब न्यूमेरिकल में इसी टाइप का कंडीशन अप्लाई करके आता है। जैसे मान लिया इनिशियल मोल की अगर हम बात करें तो इसका इनिशियल मोल मान लेते हैं न्यूमेरिकल में 2 दिया है और बी का इनिशियल मोल मान लेते हैं 3 दिया है, न्यूमेरिकल में कुछ भी दिया जा सकता है। तो और ये भी दिया है कि C/2 का स्टार्टिंग मोल कितना, इनिशियल टाइम पर मोल कितना 0.5 और 4D का इनिशियल मोल मान लेते हैं 1 है, इनिशियल मोल इतना है। तो अगर आफ्टर टाइम टी की बात किया जाए, टाइम टी थोड़ा सा टाइम इंटरवल के बाद अगर देखा जाए तो ए माइनस 2x बचेगा और 3 माइनस 3x यहाँ बचेगा। और यहाँ आप देख सकते हो 0.5 तो पहले से था तो 0.5 प्लस x प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि C/2 बन रहा है ना, तो इसका मतलब x/2 यहाँ आ रहा है और इतना पहले से था तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 0.5 प्लस x/2 हम लिख सकते हैं C/2 का जो मोल होगा। और 4D का जो मोल होगा 1 तो पहले से ही है, 1 पहले से है और 4x जुड़ जाएगा क्योंकि 4x अमाउंट निकल रहा है ना आफ्टर डिसोसिएशन या मोल एट इक्विलिब्रियम पर अगर देखा जाए तो 4x तो बन रहा, लेकिन एक पहले से है तो 1 प्लस 4x हो जाएगा। तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो आप फंस जाओगे आसानी से, न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप फंसोगे नहीं, तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मिटा दें।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम दिया है। लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम कह रहा है कि एस्ट्रिफिकेशन, पहला हेडिंग इसमें दे दिया एस्ट्रिफिकेशन। लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग केसी डेराइव करेंगे और एस्ट्रिफिकेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर लिक्विड फेज की बात किया जाए, क्यों लिक्विड फेज इसका नाम पड़ा, क्योंकि सारे कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में है और सभी लिक्विड स्टेट में हो, मिसबिल लिक्विड स्टेट में हो तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बन जाता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बनता है और ये लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम है क्योंकि लिक्विड स्टेट में ये पाया जा रहा है। अब अगर तुमसे कहा जाए कि इनिशियल मोल निकालो, तो आप इनिशियल मोल वगैरह यहां से निकाल सकते हो, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ऐसे, इस तरीके का देखिए, इस तरीके का। अगर हमसे कहा जाए इनिशियल मोल बताइए, अगर मुझसे कहा जाए इनिशियल मोल बताइए, इनिशियल मोल, तो मान लेते हैं इसका इनिशियल मोल 1 है और अल्कोहल का भी इनिशियल मोल मान लेते हैं 1 है। और यहाँ एस्टर, एस्टर की अगर बात करें तो इनिशियल में ये कुछ भी नहीं बना, ये कुछ भी नहीं बना। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए मोल एट इक्विलिब्रियम की बात करो, मोल एट इक्विलिब्रियम, मोल एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। अब अगर देखा जाए तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग में 1 मोल है, यहाँ से कुछ अमाउंट ब्रेक होकर के प्रोडक्ट साइड में जाएगा ना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 माइनस एक्स, और इसमें से कुछ अमाउंट प्रोडक्ट साइड में जाएगा टूट करके, तो मान लेते हैं एक्स अमाउंट जा रहा तो 1 माइनस एक्स लिख देंगे। अगर एक्स अमाउंट जा रहा तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स लिख देंगे। अब अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ क्या बनेगा, एस्टर क्या बनेगा, एक्स का एस्टर की बात करेंगे तो ये भी एक्स बन गया और ये भी एक्स बन गया। अब अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर बात करें, Kc इक्वल टू की बात करें तो एक्टिव मास ऑफ CH3COO2H5 and active mass of H2O divide by acetic acid divide by active mass of acetic acid and active mass of C2H5OH, ये हो जाएगा। अब इन सारे लोगों का वैल्यू आप पुट कर दो, अगर वैल्यू पुट करोगे तो Kc इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो Kc इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ एस्टर, एस्टर का क्या वैल्यू आया, एक्स आया, डॉट वाटर का क्या आया, एक्स आया है एट इक्विलिब्रियम पर, तो एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई एस्टिक एसिड का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और एथिल अल्कोहल का क्या होगा, एथिल अल्कोहल का भी तो बता सकते हो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब Kc इक्वल टू अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, सॉरी, ये हो जाएगा। अब हम अगर देखें तो अगर एस्ट्रिफिकेशन की बात किया जाए बच्चों तो अगर एस्ट्रिफिकेशन हो रहा है एसिटिक एसिड का एथिल अल्कोहल के साथ, तो इसका एक्सपेरिमेंटली पता चला हुआ है, पहले से जानकारी है और होना चाहिए। Kc इक्वल टू इसके लिए होता है 4, मतलब फॉर एस्ट्रिफिकेशन की अगर बात किया जाए, फॉर एस्ट्रिफिकेशन Kc इक्वल टू हो जाएगा 4, तो हम Kc के जगह पर क्यों ना इस 4 वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो Kc के जगह पर हम क्या कर दें 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बाई कर देंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे कर दें। अच्छा, अब हम चाहें तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम अगर चाहें तो अब ये 2 का स्क्वायर कर दें, ये दोनों स्क्वायर को गायब करो, तो सबसे पहले 2 इक्वल एक्स और 1 माइनस एक्स हो जाए,
और यहाँ से इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब x का वैल्यू यहाँ निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2x, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 2x हुआ, और इधर सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा, तो 2x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2। अब अगर हम चाहें तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। एक मिनट इसको मिटा दें। x इक्वल टू 2/3, ये इस तरीके का। तो हम आसानी से किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए ऐसे Kc का वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये रहा लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम। अब हम लोग देखते हैं गैस फेज इक्विलिब्रियम के बारे में। हम लोग गैस फेज इक्विलिब्रियम देखते हैं। देखिए गैस फेज इक्विलिब्रियम क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम आगे बढ़ते हैं, जिसको लिखना होगा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट करता रहेगा। जिसको लिखना हो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर के लिखते रहिए। लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम, सॉरी गैस फेज इक्विलिब्रियम। लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं गैस फेज इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे बच्चों, गैस फेज इक्विलिब्रियम देखेंगे। गैस फेज इक्विलिब्रियम बताएं बच्चों। चलिए गैस फेज इक्विलिब्रियम। अब ये गैस फेज इक्विलिब्रियम है, माना जा रहा है जो हमारा रिएक्शन है अकर्स इन बी लीटर वेसल। जो हमारा रिएक्शन है मान लेते हैं बी लीटर वेसल में हो रहा है। तो वी लीटर वेसल में अगर हो रहा है, इसका मतलब जो वेसल का वॉल्यूम दिया है वी दे दिया है। तो मान लेते हैं H2 गैसेस प्लस I2 गैसेस कन्वर्टेड इनटू 2He गैसियस है। अब इसके लिए अगर हम इनिशियल मोल की बात करें बच्चों तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम निकाल सकते हैं इनिशियल मोल की अगर बात करेंगे बच्चों तो मान लेते हैं इसका A मोल है, इसका B मोल है, और इसका तो इनिशियल अवस्था में कुछ नहीं बन पाएगा। अगर मुझसे कहा जाए मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो मोल एट इक्विलिब्रियम की अगर बात किया जाए, मोल एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो क्या करेंगे। अब ये ध्यान देना इक्विलिब्रियम स्टेट में जब रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट, जैसे मान लिया दो रिएक्टेंट मिलाया। अब जैसे दो रिएक्टेंट मिलाएंगे, जो जैसे ही रिएक्टेंट आपस में मिलने वाला होगा उसमें कुछ कुछ अमाउंट मिल करके ही तो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो कुछ अमाउंट डिसोसिएट हो करके प्रोडक्ट साइड में जाएगा, और मान लेते वो अमाउंट एक्स रहा तो इसका मतलब कितना बचेगा, एक्स उधर चला गया तो ए माइनस एक्स ही तो इधर बचेगा, और इधर कितना बचेगा बी माइनस एक्स बच जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए एच आई, तो एच आई की अगर हम बात करेंगे तो 2 मोल है, तो इसका मतलब यहाँ 2x ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। ये तो रहा मोल एट इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि यहाँ वॉल्यूम दिया है बच्चों, तो मोल बाई वॉल्यूम यानी मोलर कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो इसी को कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम की अगर बात किया जाए तो a माइनस एक्स बाई बी, क्योंकि a माइनस एक्स क्या है मोल है और b क्या है वॉल्यूम है, और मोल पर वॉल्यूम मतलब मोल पर लीटर ही तो मोलर कंसंट्रेशन है। और यहाँ अगर हम चाहे मोलर कंसंट्रेशन लिखना चाहे तो b माइनस एक्स बाई बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2x बाई बी हो जाएगा। तो आसानी से सबका हम मोलर कंसंट्रेशन लिख दे रहे हैं एट इक्विलिब्रियम पर। अगर मुझसे कहा जाए कि बताओ केसी कैसे लिखेंगे, अगर हमसे कहा जाए कि केसी कैसे लिखेंगे, तो केसी इक्वल टू आसानी से आप लिख सकते हो कि नहीं। मान लिया ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ एच आई और पावर 2 डिवाइड बाई
H2 एंड I2 का एक्टिव मास, ऐसे लिख सकते हैं। अब यार तुम इसी के जगह पर इक्विलिब्रियम जो एट इक्विलिब्रियम पर ये मोलर कंसंट्रेशन है ना, एक्टिव मास है ना, तो हमें इन वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, इन सभी वैल्यू को यहाँ चाहे तो पुट कर सकते हैं। और जब इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे इसमें, तो HI का कंसंट्रेशन इतना है ना, तो इसका मतलब 2x/b का स्क्वायर और डिवाइड कर दो। H2 का अगर मोलर कंसंट्रेशन देखा जाए बच्चों तो क्या है, H2 का मोलर कंसंट्रेशन A माइनस एक्स बी, और अगर तुमसे कहा जाए I2 का मोलर कंसंट्रेशन क्या है, तो B माइनस एक्स बाई बी, ऐसे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, अगर इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हो 2x² बाई b² तो 4x² b² और b² नीचे ऊपर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये इससे। तो इसका मतलब हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² बाई एक ब्रैकेट में a माइनस एक्स और दूसरे में b माइनस एक्स, ये आपका मिल जाएगा। मतलब KC इक्वल टू इतना होगा इस इक्वेशन के लिए। मतलब अगर इस तरीके का इक्वेशन है जिसके लिए डेल्टा NG का वैल्यू आता है ये, और यहाँ देखो डेल्टा NG, ये डेल्टा NG क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहाँ देख सकते हो डेल्टा NG निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट तो कितना है 2 ही तो है, 1 मोल इसका है और 1 मोल इसका, तो 2 माइनस 2 यानी इक्वल टू करेंगे कितना 0। तो अगर डेल्टा NG का वैल्यू 0 आता है तो ये इक्वेशन आप ड्राइव कर रहे हो। सिंपल सा है, पहले आप मोल निकाल लो, इनिशियल मोल निकाल लो, फिर मोल एट इक्विलिब्रियम पर निकाल लो, फिर उसी को मोलर कंसंट्रेशन यानी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और फिर इक्वेशन केसी के इक्वेशन में पुट कर दो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट बोलिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, क्या इस फार्मूले में आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे KC इक्वल टू आपने जो डराइव किया 4x² डिवाइड बाई A माइनस एक्स एंड B माइनस एक्स, ये फार्मूला है, ये फार्मूला। तो क्या इस फार्मूले में कहीं तुम्हें वॉल्यूम दिख रहा है, क्या तुम्हें प्रेशर दिख रहा है? तो इसी वजह से इस फार्मूले में वॉल्यूम और प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला जो डराइव किया गया था डेल्टा NG इक्वल टू 0। अभी मैं डेल्टा NG 0 से ज्यादा भी ले लूंगा एक एग्जांपल, और डेल्टा NG 0 से कम भी आएगा, तब देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम आता है कि नहीं। तो ये इक्वेशन अगर देखा जाए तो यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC है, ना तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा ना तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। वैसे भी हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रेशर और वॉल्यूम और कैटलिस्ट पर नहीं डिपेंड करता, केवल डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। तो यहाँ वॉल्यूम प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, और ना ही ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा या एक्स, ये भी इन सब पर डिपेंड नहीं कर रहा है इस इक्वेशन में। लेकिन आगे अभी इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे तो वहां डिपेंड करने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए सभी लोग। चलिए, कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों, इनिशियल मोल ले लेना है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल मोल ले लीजिए। इनिशियल मोल आप ले लो और फिर इसी इनिशियल मोल को आप मोल एट इक्विलिब्रियम कर दो। इनिशियल मोल 1 मोल मान लेते हैं अगर कुछ नहीं दिया है, या हो सकता है एग्जाम में दे दे तो उसी को मान लेते हैं। मोल एट इक्विलिब्रियम मतलब जितना डिकम्पोज हो करके डिसोसिएट हो करके प्रोडक्ट साइड में जा रहा, उसको इनिशियल मोल में से माइनस कर दो, मोल एट इक्विलिब्रियम पता चल गया। और मोल एट इक्विलिब्रियम अगर पता चल जाए तो उसमें उसमें हमें क्या करना चाहिए, वॉल्यूम से डिवाइड कर देना चाहिए।
तो वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दोगे आप तो इसका मतलब वो मिल जाएगा क्या, मोलर कंसंट्रेशन। और इस मोलर कंसंट्रेशन को इक्वेशन आप केसी में पुट कर दोगे तो आपको एक सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब केसी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा पूरा तरीका। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा तब क्या आएगा। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा एन जी इक्वल इज लेस देन 0, अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 से कम होगा तब क्या होगा। तो इसको नोट कर लो, मेन कॉन्सेप्ट ये था। सभी लोग इसको लिख लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ केपी। केपी को भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अभी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे क्या, हम लोग अभी एक्सप्रेस कर रहे थे, हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे केसी को। अब हम लोग केपी को भी लिख सकते हैं, आसान है। देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग। जैसे एक्सप्रेशन ऑफ केपी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमें फिर वही काम करना है, इनिशियल मोल ले लेना है। इनिशियल मोल आप ले लीजिए, आप इनिशियल मोल ले लो ऐसे, इनिशियल मोल आप इनिशियल मोल ले लो, ऐसे लिख लो इनिशियल, इनिशियल मोल। तो मान लेते हैं H2 का जो इनिशियल मोल मैं मान रहा हूं अपने तरफ से, उसको मैं मान लेता हूं स्मॉल ए, और I2 को मान लेता हूं स्मॉल बी, और HI का कुछ भी नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर हमसे कहा जाए इक्विलिब्रियम पर बताओ कितना मोल होगा, तो मोल एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम की बात अगर किया जाए, इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो a माइनस एक्स यहाँ निकल गया और b माइनस एक्स यहाँ हो गया। मतलब a में से x निकला, b में से x निकला, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, 2 मोल्स के आ गया ना, तो यहाँ 2x बन जाएगा, ऐसे यहाँ 2x बन जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर तुमसे कहा जाए टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, क्योंकि मुझे केपी लिखना है ना, मुझे केपी लिखना है, और केपी में आपको पता है पार्शियल प्रेशर वाइड यूज होता है, और पार्शियल प्रेशर के लिए आपको जरूरी है मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से टोटल प्रेशर मुझे टोटल हमें मोल निकालना पड़ रहा है एट इक्विलिब्रियम पर। तो चलो निकाल लेते हैं। टोटल मोल, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। तो चलो सबको ऐड कर दो ना, a माइनस एक्स प्लस b माइनस एक्स, और प्लस यहाँ कर देंगे क्या 2x। ऐड कर दो सबको, बताओ यहाँ कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं, कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा बताइए। अगर देखा जाए तो यहाँ कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा। देखिए यहाँ 2x है, ये x और ये x गायब हो जाएगा, क्या बचेगा। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी, यही टोटल मोल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल हो गया इक्विलिब्रियम पर। अच्छा ये बताओ, केपी लिखते समय हम लोग यही तो पढ़ते थे, केपी लिखते समय पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल आ गए हैं तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाई हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यही तो हम लिखेंगे ऐसे। मतलब किसी का भी किसी क्वेश्चन के लिए हमें केपी लिखना हो तो प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर ऊपर डिवाइड बाई रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर लिख देते हैं, फिर केपी आ जाएगा। केसी अगर लिखना है
तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर डिवाइड बाई रिएक्टेंट का एक्टिव मास कर दो, केपी लिख सकते हो। अब ये दिमाग आप लगाइए, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू आपको पता है मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू बच्चा होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन के लिए अपना स्वयं का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल होता है। मान लिया किसी का भी मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो हम निकाल सकते हैं, ना पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हम पहले निकालेंगे। हमसे अगर कहा जाए कि बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की बात करें तो कैसे हम निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2? बताइए, कमेंट करके बताओ यार। तुम तो बोलो, तुम लोग सो रहे हो क्या? कमेंट करके बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हमें निकालना है, क्या करें? बोलो बच्चा लोग। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मुझे निकालना है, तो H2 का मोल कितना है? A माइनस एक्स है, और डिवाइड कर देंगे टोटल मोल कितना है? A प्लस बी है, और इनटू कर देना है टोटल प्रेशर से। टोटल ये तो हो गया। अरे भैया मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो उसका मोल डिवाइड बाई टोटल मोल हो गया बस। अब ये बताओ, तुमसे अगर कहा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बताओ, तो क्या लिखोगे? I2 का मोल मतलब कितना दिया है? B माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल मोल, तो A प्लस बी, और इनटू कर देंगे टोटल प्रेशर P से। मान लेते टोटल प्रेशर P है या PT है, बात एक ही है, कुछ भी रख दो आप। अब तुमसे अगर कहा जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ HI बता दो, तो क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ HI भी तो हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो क्या करना पड़ेगा बोलिए? HI, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, यही तो है HI का पार्शियल प्रेशर। मोल कितना हुआ? HI का मोल कितना है? देखो इक्विलिब्रियम पर मोल इसके कितने? 2 है, तो 2x डिवाइड बाई टोटल मोल कितना? A प्लस बी, और इनटू कर देना टोटल प्रेशर से। तो सबका पार्शियल प्रेशर निकल चुका है। अब इन सबके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना, इस इक्वेशन में इन सब के पार्शियल प्रेशर की वैल्यू को पुट कर देना है। तो पुट करोगे बच्चा तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा Kp इक्वल टू, मिल जाएगा, क्या मिलेगा? मिल जाएगा 2x बाई A प्लस बी डॉट P, मान लेते हैं टोटल प्रेशर है, और इन सब का स्क्वायर का हो गया है। HI का स्क्वायर है ना, तो इन सब का स्क्वायर डिवाइड कर दो। अब उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखना है, तो क्या होगा? A माइनस एक्स बाई A प्लस बी, और इनटू टोटल प्रेशर, और फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 लिखना है, तो B माइनस एक्स बाई A प्लस बी डॉट P, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे Kp। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो प्रेशर एक दो ऊपर हो जाएंगे ना स्क्वायर करके, और यहाँ भी, तो ये प्रेशर प्रेशर को उड़ा सकता है, प्रेशर प्रेशर उड़ जाएगा ना, तो यहाँ प्रेशर प्रेशर उड़ा दो। अब बताओ और क्या उड़ेगा? यहाँ देखो ए बी का स्क्वायर ऊपर है, ए बी प्लस ए बी नीचे है, ऊपर जाएगा तो ए बी भी उड़ जाएगा। तो आखिर में यहाँ बचेगा क्या? तो Kp इक्वल टू बचेगा फाइनली 4x स्क्वायर, और बाई कर देंगे एक ब्रैकेट में A माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में B माइनस एक्स, यही बचेगा। बताओ क्या यहाँ एक फार्मूले में, ये जो फार्मूला हम लोग डराइव किए, क्या यहाँ वॉल्यूम है? क्या यहाँ प्रेशर है? कैंसिल आउट हो जा रहा ना, सब कुछ है, वॉल्यूम और प्रेशर नहीं है। इसका मतलब जो यक्स है, एक्स क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ना ही प्रेशर पर डिपेंड करेगा। कब? जब डेल्टा एनजी का वैल्यू किसी इक्वेशन के लिए क्या हो जाए? 0। तो पार्शियल जो ना ही एक्स का वैल्यू वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, ना ही एक्स का वैल्यू प्रेशर पर डिपेंड करता है। कब? जब डेल्टा एनजी फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू 0 हो जाए।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों? किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से नोट करो, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब कॉन्सेप्ट समझिए, आखिर में तुम्हें करना क्या, केपी को बदलने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया कोई इक्वेशन दिया है, तुम्हें केपी लिखना है उस इक्वेशन के लिए, तो क्या करोगे? सिंपल सा है यार। तुम क्या करोगे, सबसे पहले उसका मोल लिख लो, इनिशियल मोल। सबसे पहले उसका क्या करोगे? इनिशियल मोल। उसके बाद मोल एट इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे? उसमें से कुछ जो अमाउंट डिसोसिएट होकर के प्रोडक्ट साइड में जा रहा है उतना अमाउंट माइनस कर दो कोई बस। और जितना अमाउंट जा रहा प्रोडक्ट साइड में उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। मतलब एक्स जा रहा या उसी को अल्फा भी मान सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इनिशियल मोल, फिर उसको बदलना है मोल एट इक्विलिब्रियम, और फिर टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम निकाल लेना है। मतलब टोटल मोल क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए टोटल मोल तो हमें पता ही होना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, और इन पार्शियल प्रेशर को निकाल करके हमें केपी के वैल्यू में इसको पुट कर देना है, हमें पूरा केपी का फार्मूला डराइव मिल जाएगा। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो बच्चों, सभी लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सब लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो लोग तेज नहीं लिख सकते हो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और जिसको पूरा नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट नोट करके लिख लीजिएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑन केपी केसी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब केपी केसी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर वॉल्यूम एंड प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आया? कब? जब डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो हो जाए। जब डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो होगा तो प्रेशर और केपी और केसी पर प्रेशर और वॉल्यूम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नोट में आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद अभी अभी हम लोग देख रहे थे डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो होगा तब केपी केसी कैसे लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा एन जी या तो कम हो जाए जीरो से या तो ज्यादा हो जाए तो कैसे हम केपी और केसी लिखेंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो। यहाँ देखिए डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो से कम है। डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो से कम है। कब जीरो से कम होगा? जब निगेटिव आएगा। निगेटिव कब आएगा? जब प्रोडक्ट का मोल कम हो, रिएक्टेंट का मोल ज्यादा हो। जैसे मान लिया ये इक्वेशन ही दिया है, प्रोडक्ट का मोल ज्यादा है और रिएक्टेंट का मोल कम है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले केसी डराइव कर लेना चाहिए। तो अगर केसी हम डराइव करेंगे तो इनिशियल मोल हमें लिखना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल मान लेते हैं, इसका भी ए है, इसका बी है, और इसका कुछ नहीं है, इनिशियल मोल। अब तुमसे कहा जाए मोल एट इक्विलिब्रियम लिख दो, तो मोल एट इक्विलिब्रियम, तो यहाँ मान लेते हैं कुछ अमाउंट ब्रेक होकर के प्रोडक्ट साइड में गया, मतलब बचा कितना, वन ए माइनस एक्स। यहाँ मान लेते हैं कुछ अमाउंट ब्रेक होकर के गया, तो कितना बचा, बी माइनस एक्स बचा। और यहाँ दो मोल है, इसका मतलब 2x इधर मान लेते हैं आ चुका है। तो ये हो गया मोल एट इक्विलिब्रियम हो गया। अब तुमसे कहा जाए मोलर कंसंट्रेशन में इसको बदलो, तब क्या करोगे? तो भैया मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे ना, तो आप लिख सकते हो मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो क्या करोगे, a माइनस एक्स बाई बी और b माइनस एक्स बाई बी और 2x बाई बी। ये मोलर कंसंट्रेशन सबका हो गया एट इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर मोलर कंसंट्रेशन आप निकाल लिए। अच्छा ये बताओ, अब केसी तो हम लिख सकते हैं यार, केसी इक्वल टू क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, NH3 है, और
पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड कर दो एक्टिव मास ऑफ N2, यही तो लिखते हैं, तो N2 ऐसे लिख दो, और एक्टिव मास ऑफ H2 पर पावर 3। अब इसका हम वैल्यू रख देते हैं, इसका वैल्यू ये आया है ना, तो NH3 के जगह पर हम क्या करेंगे 2x/b², और डिवाइड कर देंगे, N2 के जगह पर यही तो है, तो इसका मतलब a माइनस एक्स बाई बी डॉट b माइनस एक्स बाई बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इन सबको सॉल्व करिए बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चा, तो KC इक्वल टू यहाँ से आपको मिल जाएगा, KC इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ देखिए बी कट जाएगा, पहली बात बी कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा पूरा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ऊपर 2v है और नीचे अगर देखा जाए तो v पर पावर 4 हो जा रहा है, तो v नहीं कटेगा। अच्छा, जब v नहीं कटेगा इसका मतलब इसको अगर चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं 4x² बाई a माइनस एक्स और b माइनस एक्स पर पावर 3 बचा रह जाएगा, तो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, सॉरी 3 मोल है ना, 3x कर दो, b माइनस 3x, यहाँ देखो 3 मोल है ना, b माइनस 3x, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, आप लोग कमेंट करके बताए भी नहीं यार, रुक जाओ 1 मिनट, एक मिनट, देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ b माइनस 3x और यहाँ b माइनस 3x बाई बी, क्यों 3, क्योंकि यहाँ 3 मोल इसके यहाँ है, तो यहाँ भी वही कर देंगे b माइनस 3x पर पावर बाई बी पर पावर 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 3x पर पावर हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए b नीचे है, कलर चेंज कर दें, यहाँ देखिए b नीचे है और यहाँ देखो b नीचे है, पावर 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो क्या हो जाएगा b² और ऊपर वाला 2 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KC इक्वल टू इतना आपको मिलेगा। अब यहाँ देखो फार्मूले में वॉल्यूम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स को प्रभावित करेगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो एक्स के वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा ये बताओ आप, एक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इसका मतलब रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जा रहा है, तो भैया एक्स का वैल्यू अगर ज्यादा होगा इसका मतलब एक्स का अमाउंट प्रोडक्ट ही तो है, जितना ज्यादा एक्स होगा इसका मतलब रिएक्शन तेजी से आगे ही तो जा रहा है। मान लिया एक्स का अमाउंट एकदम नेग्लिजिबल है, इसका मतलब रिएक्टेंट में से कुछ ब्रेक नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट जितना जल्दी खत्म होगा कब, जब एक्स का अमाउंट ज्यादा होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब हमें एक्स से पता चल जाएगा, एक्स के वैल्यू से पता चल जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग चेक करते हैं। तो पहले यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद हेडिंग लिखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ केपी, इस इक्वेशन के लिए हम लोग केपी का एक्सप्रेशन करते हैं। तो यहाँ देखो वॉल्यूम है, ये ध्यान देना, अभी इस इक्वेशन को हम और कंसेप्चुलाइज अप्लाई करते हैं, आगे देखना। देखिए बच्चों इसको हटाते हैं, तो लिखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ केपी, एक्सप्रेशन ऑफ केपी। अब उसी के लिए हमें केपी को एक्सप्रेस करना है, तो मोल एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि केपी के लिए हमें पार्शियल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और बिना आप पार्शियल प्रेशर अगर निकालते हो तो बिना आप टोटल मोल यानी मोल फ्रैक्शन निकाले आप पार्शियल प्रेशर निकाल नहीं सकते हो, इसलिए आपको टोटल प्रेशर, यहाँ टोटल मोल आपको निकालना पड़ रहा है, यहाँ टोटल मोल इसीलिए आपको निकालना पड़ रहा है। तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x सबको ऐड कर देना है, तो a प्लस बी माइनस 2x यानी ये टोटल मोल हो जाएगा। अरे यार ये था पहले का, ये था 3H2 का था और ये NH3 का था, तो सबके मोल को ऐड कर दोगे टोटल मोल आपको मिलेगा।
अब तुमसे कहा जाए केपी लिखो उस इक्वेशन के लिए, तो केपी तो आसान है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पर पावर कितना 2, उसके बाद डिवाइड कर दोगे, डिवाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लिखेंगे N2 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 पर पावर 3 ऐसे लिखते हैं। अब इन सब का वैल्यू हमें पुट कर देना चाहिए बच्चों। अच्छा ये बताओ NH3 का मोल एट इक्विलिब्रियम कितना आया था, 2x था ना, और टोटल मोल कितना A प्लस B माइनस 2x, यही तो आया था। तो उसका मोल, इंडिविजुअल का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल ही तो मोल फ्रैक्शन होता है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 हम लिखना चाहें तो 2x बाई 2x मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल, NH3 का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, डॉट P कर दे टोटल प्रेशर, और इस पर हम पावर कर देंगे और डिवाइड कर दीजिए। यहाँ देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 लिखना है तो इसका मतलब A माइनस एक्स, N2 का पार्शियल प्रेशर क्या A माइनस एक्स ही तो है, तो A माइनस एक्स डिवाइड बाई A प्लस बी माइनस 2x, और डॉट कर देंगे ऐसे टोटल प्रेशर, और ऐसे ही B माइनस 3x डिवाइड कर देंगे A प्लस बी माइनस 2x ऐसे, और इस पर पावर क्या ले जाना बच्चों, क्योंकि 3 है पावर ना, तो इस पर पावर ऐसे 3 कर देना है, इस पर पावर क्या कर देना बच्चा लोग, 3 कर देना है। तो अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो प्रेशर एक है, यहाँ 2 प्रेशर है तो 4 प्रेशर पर पावर 4, और ऊपर प्रेशर का स्क्वायर है तो कैंसिल आउट तो होगा ही, यहाँ नीचे एक प्रेशर बचा रह जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो और क्या कैंसिल आउट होगा, और क्या कैंसिल आउट होगा, A प्लस बी माइनस 2x, ऊपर 2 है नीचे 4 हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट होगा। तो मतलब हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, KP इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए प्रेशर का स्क्वायर और प्रेशर पर पावर 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या बचा, यही तो बच रहा है नीचे, ये बचा, डिवाइड कर दो, क्या बचा A माइनस एक्स, और क्या बचा B माइनस, दूसरे वाले ब्रैकेट में B माइनस 3x पर पावर कितना है बच्चा 3 है, और डॉट कर दो, ये नीचे वाला ये जो है पावर 4 लेकर के इसे दो कैंसिल आउट होगा, दो दो ऊपर चले जाएंगे तो क्या बच जाएगा A प्लस बी और माइनस 2x का स्क्वायर, और बाई कर देंगे, बाई क्या हो जाएगा प्रेशर पर पावर 2। तो अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन प्रेशर कंटेनिंग है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो x का वैल्यू है, यहाँ जो केपी आ रहा प्रेशर है ना केपी के फार्मूले में, तो इसका मतलब जो x का वैल्यू होगा बच्चों वो प्रेशर एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। यहाँ जो x का वैल्यू होगा प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा उसको हम लोग देखते हैं, पूरा सिस्टमेटिक हम लोग देखते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, कैसे डिपेंड करेगा उसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है बच्चों, ऐसा है आज रेगुलर जाना क्लास हो गया ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टॉपिक समाप्त हो जाए फिर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास से थोड़ा एनर्जी लेवल और मेंटेन रहेगा, क्लास ऐसा आज ज्यादा क्लास हो गया इस वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक नोट करो। अब देखिए अब अगर देखा जाए तो अगेन करके मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ देखिए इसको हटा देता हूँ। देखिए अगेन, अगेन की बात करें, अगेन तो आपको तो मैं यही तो फार्मूला बताया हूँ केसी के लिए, केसी का फार्मूला यही तो अभी हम लोग डराइव किए थे, क्या डराइव किए थे बोलो, केसी इक्वल टू
4x² बाई ए माइनस एक्स और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस, अरे यार एक मिनट, क्या आया था, a माइनस एक्स आया था और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आ गया था b माइनस 3x पर पावर क्यूब और डॉट करके b², यही तो आया था, ये आया था। अब इस इक्वेशन में हम लोग थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दे इसको कंडीशन के साथ, तो हमें यहाँ x यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पता चलेगा। कंडीशन यहाँ मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इफ जो वैल्यू है x का वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, मान लेते हैं जो x का वैल्यू है मतलब जो प्रोडक्ट साइड में ब्रेक होकर के जा रहा था उसका अमाउंट बहुत ही कम अगर है तो आप लिख सकते हो इफ वैल्यू ऑफ x इज वेरी स्मॉल, अगर x का वैल्यू बहुत ही कम है, स्मॉल मतलब x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो अगर 1 से बहुत कम होगा तो इसका मतलब हम अगर चाहेंगे बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट होगा तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यार, तो इसका मतलब a माइनस एक्स अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a, इसमें से जब माइनस करेंगे ज्यादा प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, और b माइनस 3x इक्वल टू हम कर देंगे क्या b कर सकते हैं। जब नेग्लिजिबल अमाउंट होगा तो हम जो घटा रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर हम चाहे इसके जगह पर ये रखें तो हम क्या ला सकते हैं, तो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x² बाई a माइनस एक्स के जगह पर a लिख दो ऐसे, और b माइनस 3x पर क्यूब के जगह पर ऐसे लिख दो b क्यूब और डॉट b² ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर तुम चाहो तो यहां से x² लिख सकते हो, x² इक्वल टू क्या होगा, अगर तुम चाहो यहां से x² लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो क्या होगा x² इक्वल टू हो जाएगा a डॉट b क्यूब डॉट KC और बाई कर देंगे किसे 4 और b² ऐसे बाई कर देंगे 4b²। इसका मतलब बच्चों a और b क्यूब और KC ये सब तो कांस्टेंट होते हैं, मतलब KC और KP प्रेशर और कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करता नहीं है। तो अगर देखा जाए तो आप ये जो देख रहे हो ना x का वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब x² इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ किसके है b², मतलब b² का वैल्यू जितना ज्यादा होगा x² उतना कम होगा। और आपको बायल्स लॉ पता है, बायल्स लॉ क्या कहता है, बायल्स लॉ कहता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, मतलब अगर कोई कंटेनर है ऐसे और उस कंटेनर में अगर गैस भरा हुआ है, अगर कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो अगर गैस भरा हुआ है बच्चों तो जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे इस कंटेनर में, जितना ज्यादा प्रेशर डालेंगे वॉल्यूम इसका कम होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, इसी को बोलते हैं बायल्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ, हम अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके प्रेशर के। मतलब ये है बच्चों कि अगर डेल्टा Ng का वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव अगर है तो इस केस में जो x है मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके वॉल्यूम के हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैंग्वेज में ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड OR कर लो OR डिक्रीजिंग वॉल्यूम, अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए और वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया जाए डिक्रीजिंग वॉल्यूम, तो क्या होगा देन x क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा,
एक्स बढ़ जाएगा। मतलब प्रेशर अगर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा और एक्स का अमाउंट बढ़ेगा। मतलब एक्स का अमाउंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब रिएक्टेंट से ज्यादा जल्दी जल्दी कंपोनेंट ब्रेक होगा, टूटेगा, फिर प्रोडक्ट साइड में जाने लगेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होने लगेगा। मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और आपको पता है नो इफेक्ट ऑन केपी एंड केसी, केपी और केसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रेशर और वॉल्यूम का, चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ। तो आप यहाँ तक नोट कर लो बच्चों, जल्दी से यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लो बच्चा लोग। चलो अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं, जब डेल्टा एनजी 0 से ज्यादा हो यानी पॉजिटिव हो तब क्या होगा। तो डेल्टा एनजी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो कंडीशन अप्लाई। केस नंबर थर्ड देखिए, अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए रिएक्टेंट के गैसेस नंबर ऑफ मोल से। मान लिया ये रिएक्शन है, देखो प्रोडक्ट में यहाँ 2 मोल है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, और रिएक्टेंट में 1 ही मोल है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका हमें सबसे पहले इनिशियल केसी निकाल लेना है, फिर केपी निकालना है। मैंने केसी निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, पहले इनिशियल मोल, फिर मोल एट इक्विलिब्रियम, फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो मोलर कंसंट्रेशन, फिर केसी के फार्मूले में पुट कर दो बस। और अगर केपी निकालना होगा तो इनिशियल मोल डिवाइड बाई इनिशियल मोल, फिर मोल एट इक्विलिब्रियम, फिर टोटल मोल निकाल करके फार्मूले में रख तो आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं इनिशियल मोल, इसका मान लेते हैं इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल मान लेते हैं इसका 1 है, इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए मोल एट इक्विलिब्रियम तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ माइनस करना पड़ेगा, मान लेते हैं एक्स माइनस हो गया, तो 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स बना और यहाँ मान लेते हैं एक्स बन गया। तो अगर तुमसे कहा जाए मोलर कंसंट्रेशन बता दो, मोलर कंसंट्रेशन बता दो, तो क्या करोगे, जितना मोल हो और डिवाइड कर दो मोलर कंसंट्रेशन वॉल्यूम से, तो मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम यानी मोल पर लीटर मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ मोल कितना एक्स है डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन हो गया, एक्स है डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन हो गया। अब ये जब आपको पता चल जाएगा तो केसी तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना। केसी इक्वल टू क्या फार्मूला, PCl3 डॉट Cl2 का एक्टिव मास डिवाइड बाई PCl5 का एक्टिव मास। ऐसे सबका वैल्यू पुट कर दो यार डायरेक्ट। वैल्यू अगर पुट करोगे PCl3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा x बाई बी। ऐसे PCl3 का हम रख दिए वैल्यू, PCl3 का यही तो है यार, इसी को तो रखोगे। पीस और Cl2 का रख दो ये, तो डॉट करेंगे x बाई बी। और यहाँ अगर देखा जाए तो मोलर कंसंट्रेशन, ऐसे मोलर कंसंट्रेशन कितना है 1 माइनस एक्स बाई बी है, तो यहाँ नीचे रख दो 1 माइनस एक्स बाई बी। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो यहाँ देखा जाए तो 2 बी ऊपर है 1 बी नीचे है, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स और बी ये हो जाएगा, यानी के सी इक्वल टू समथिंग, के सी इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स बी। यहाँ देखिए बी है कि नहीं है, फार्मूले में बी है ना, इसका मतलब यहाँ भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी एक्स का जो वैल्यू है वॉल्यूम और प्रेशर पर डिपेंड करेगा।
तो इसका मतलब फार्मूले में अगर वॉल्यूम और प्रेशर है तो डिपेंड करेगा, अदरवाइज जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिपेंड नहीं करेगा किस पर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पर। तो ये हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आया बच्चों? चलो अब इसके लिए हम लोग केपी एक्सप्रेस कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग केपी एक्सप्रेस करते हैं। सभी लोग नोट कर लो यहाँ तक। अब हम लोग केपी एक्सप्रेस करते हैं। केपी के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल मोल, मोल एट इक्विलिब्रियम, फिर टोटल मोल निकाल लो। देखो एक्सप्रेशन इन केपी, केपी का अगर एक्सप्रेशन किया जाए तो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो ये मोल हो गया PCl5 का, और PCl3 का मोल, और एक्स और Cl2 का मोल, सबका ऐड कर दो तो 1+x मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1+x मोल हो जाएगा। तो टोटल मोल 1+x है। और इनिस आपको पता है मोल एट इक्विलिब्रियम तीनों का अलग अलग निकाल करके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो, पार्शियल प्रेशर आपको मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखना चाहते हैं यहाँ, देखो केपी इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ऐसे। अब यहाँ सबको लिख दो ना। अच्छा पार्शियल प्रेशर आप Cl2 अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, Cl2 का ना, तो उसका मोल Cl2 का मोल x था, डिवाइड बाई टोटल मोल अभी आपने निकाला 1+x हो जाएगा, डॉट टोटल प्रेशर ऐसे लिख दिया। उसके बाद PCl3 का निकाल लो, x बाई 1+x डॉट p ऐसे। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर दो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 की अगर बात किया जाए तो क्या करेंगे, इसका मोल 1-x बस बसता है इक्विलिब्रियम पर, डिवाइड बाई टोटल, टोटल कितना 1+x ऐसे, और मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, प्रेशर से। यहाँ से आप कट पिट करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों कैसे, x² बाई पी कट जाएगा ना यहाँ, x² बाई पी, और डिवाइड बाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1+x, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1-x हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा केपी। तो किसी भी इक्वेशन के लिए आप केपी का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन के लिए आप केपी निकाल सकते हो। केपी निकाल लो, केसी निकाल लो आप फटाफट। अभी न्यूमेरिकल आगे कराएंगे, न्यूमेरिकल थोड़ा आगे कराएंगे। अब देखिए आगे थोड़ा सा बताते हैं न्यूमेरिकल। क्लास तो लंबा लेने वाले थे लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हरासमेंट टाइप का लग रहा है, इस वजह से क्लास छोड़ना चाह रहे हैं। ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट और 5-7 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद क्लास छोड़ेंगे। फिर अगले क्लास में और और बड़ा बड़ा क्लास होने वाला है। मतलब कल से, कल तो आपका फिजिक्स होगा, उसके बाद फिर परसों केमिस्ट्री होगा। तो परसों मान करके चलिए मैं रेगुलर और बड़ा बड़ा मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ और थोड़ा लेक्चर बड़ा करने वाला हूँ। और हाइड्रोजन एस ब्लॉक का भी एक मतलब सीरीज में कंटिन्यू साइड में करने वाला हूँ, जिसे जल्दी से मतलब मान करके चलिए 10 जुलाई तक पूरा 11th की केमिस्ट्री को हम लोग पूरा कवर कर लें। बाकी 12th का हम लोग धीरे धीरे लाइव पढ़ ही रहे हैं सुबह वाले क्लास में, तो इसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर ले जाएंगे। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं ध्यान से, इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लो। देखो फार्मूले में प्रेशर है, इसका मतलब जो एक्स है, वैसे तो केपी और केसी प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड ही नहीं करता है, साफ बात है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ केवल एक्स का वैल्यू से पता चल रहा, एक्स तो डिपेंड करेगा ही, एक्स और प्रेशर और वॉल्यूम है तो एक्स डिपेंड करेगा। तो आखिर में एक्स कम होगा तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, एक्स का अमाउंट जितना ज्यादा होगा रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं कुछ यहाँ और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगेन करके मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ, अगेन अगेन देखिए
अगेन करके मैं आगे बढ़ता हूँ। के सी इक्वल टू क्या अभी हम लोग निकाले हैं, हम लोग निकाले हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स और बी, यही तो निकाले हैं। अब मान लेते हैं एक्स का अमाउंट बहुत ही नेग्लिजिबल है, एक्स का अमाउंट बहुत ही कम है। इफ वैल्यू ऑफ या एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर मान लेते हैं एक्स का वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब एक्स इज वेरी 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 लेस देन 1। इसका मतलब जहां हम लोग 1 माइनस एक्स लिखे हैं वहां अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 मानेंगे। तो इसका मतलब के सी इक्वल टू यही तो लिखे हो एक्स स्क्वायर बाई बी कर देंगे। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू के सी डॉट बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक्स एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट बी हो जाएगा, रूट बी हो जाएगा। अरे भाई इसको स्क्वायर हटाओ, इसको रूट में ले जाएंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट पी के, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अकॉर्डिंग टू वायल्स लॉ। तो ये देखिए आ रहा है, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी एक्स का जो वैल्यू है वॉल्यूम और प्रेशर पर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ अगर तुमसे मैं कहूँ कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो एक्स का वैल्यू कम होगा, एक्स का वैल्यू कम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ओवर डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाए और वॉल्यूम डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा, एक्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एक्स अगर कम होगा इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाकर के किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये हुआ बच्चों, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। और आपको पता नो इफेक्ट ऑन केपी एंड केसी, केपी और केसी पर इसका प्रेशर और वॉल्यूम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आया बच्चों। तो आज मैं क्लास इसी पर छोड़ता हूँ। कल आप फिजिक्स पढ़ोगे, हो सकता है कल मैं केमिस्ट्री का भी मतलब मैं प्रीवियर वीडियो अपलोड करूंगा, या हो सकता है लाइव क्लास ले लूं। तो मतलब अब मैसेज करूंगा मैं व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर मैसेज करूंगा, जैसा होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो अगर आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर वे में मिलते रहेंगे। तो जैसा होगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट्स वगैरह बना लीजिए। हो सकता है कल भी मैं कंटिन्यू क्लास कर दूं। और हाँ, कल सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा। तो कल सॉल्यूशन होगा, परसों इसका हम लोग थोड़ा सा बड़ा सा क्लास लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, आप तैयारी करते रहिए।